कोई भी मेडिटेशन करिए। अगर आपको किसी फोकल पॉइंट की ज़रूरत है तो आप एक मंडला के सेंटर पे कंसंट्रेट कर सकते हैं, आपका मेडिटेटिव पार्ट भी इन्हांस होगा। कार्ल यूंग, जहाँ तक मेरी समझ है, इज अ साइको एनालिस्ट और उन्होंने बड़े डीप कॉन्सेप्ट्स दिए हमें। उन्होंने मंडला पे बहुत सारी बुक्स लिखी है और उनकी एक बहुत ही फेमस बुक है जिसको हम रेड बुक बोलते हैं, जिस पे उन्होंने साइंटिफिक स्टडीज़ करी हैं काफ़ी लोगों पे, और उसके बाद उन्होंने उसको एक थेरेपेटिक तरीके से लोगों को हील करने के लिए यूज़ किया है। क्योंकि जनरली लाइफ में हम क्या होते हैं, हम रिलेटिव हैप्पीनेस के पीछे भागते हैं। मुझे अच्छा घर मिल जाए तो मैं हैप्पी हो जाऊँगी, मुझे बहुत बड़ी गाड़ी मिल जाए तो मैं हैप्पी हो जाऊँगी, जॉब अच्छी मिल जाए, मेरे बच्चे सेटल हो जाएँ तो मैं बहुत खुश हो जाऊँगी। बट दिस इज़ रिलेटिव। एब्सोल्यूट हैप्पीनेस है कि अगर आपकी लाइफ में स्ट्रगल्स भी हैं, आपकी लाइफ में हार्डशिप्स भी हैं, तब भी आप उतने ही जॉयफुल हैं, देन इट बिकम्स एन एब्सोल्यूट कि आपकी हैप्पीनेस किसी भी चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं है। जब आप उस मंडला को 5 मिनट्स या 10 मिनट्स कंटिन्यूसली गेज करेंगे तो वो एमिट करेगा, जैसे वो कहते हैं ना, आपका सबकॉन्शियस माइंड और आपका कॉन्शियस माइंड एक जगह आके मिलेगा, यू विल स्टार्ट एंजॉयिंग दैट प्रोसेस। उसमें से कितने सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस बनेंगे आपके माइंड में जो आपको काम करेंगे। सो दैट इज इटसेल्फ अ मेडिटेटिव फीलिंग। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस शो में जिसका नाम है मेरी कलम। दोस्तों, आपने मंडला के बारे में ज़रूर सुना होगा। क्या होते हैं मंडला, क्या होता है उनका सिग्निफिकेंस, जानते हैं आज के हमारे ऑथर डॉक्टर शिप्रा भाटिया जी से, जिन्होंने इस पर एक किताब लिखी है जिसका नाम है लिव योर कोर। डॉक्टर शिप्रा भाटिया एक मंडला आर्टिस्ट हैं जिन्होंने देश और विदेश में अपनी कई एग्जीबिशंस लगाई हैं। आज बात करेंगे उनकी किताब लिव योर कोर के बारे में। आइए बात करते हैं शिप्रा जी से। नमस्कार शिप्रा जी, आपका स्वागत। काजल जी, थैंक यू। तो शिप्रा जी, ये आपने किताब लिखी है लिव योर कोर, अटेनिंग एब्सोल्यूट हैप्पीनेस थ्रू मंडला माइंडफुलनेस। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगी कि मंडला क्या होता है? मंडला एक संस्कृत शब्द है और मंडला का मतलब होता है सर्कल, राइट। इसका मतलब ही मंडला अपने आप में एक सर्कल को बोला जाता है, एक राउंड सर्कल। इसलिए जो भी आर्ट फॉर्म आपने प्योर सर्कल में देखे होंगे वो जनरली मंडला के नाम से जाने जाते हैं। सो आजकल तो खैर ट्रेंड में है, हर कोई कर भी रहा है, सीख भी रहा है, बट उसमें भी बहुत तरीके के मंडला होते हैं और हमारे लिए तो हमारी संस्कृति से बहुत ज़्यादा रूटेड है ये, क्योंकि ये आज के टाइम का नहीं है। इट वाज लाइक शाक्य मुनि के टाइम का इन्वेंशन है। 560 बीसी में ये मंडलाज इन्वेंट हुए थे, जब हमारा सिल्क रोड होती थी तो वहाँ से ट्रेड रूट होता था ईस्ट और वेस्ट को कनेक्ट करने के लिए, तब डायरेक्शंस के फॉर्म में मंडलाज इशू होते थे। तो इनका ओरिजिन इंडिया ही है, बट मैनी सेंचुरीज एंड सेंचुरीज अवे। बट आजकल लोग अगर हम कॉमनली देखें तो रंगोली, कल्पना, एपन और बहुत सारे नामों से ये जाना चाहता है, बट टू बेसिक चीज़ होती है सर्कुलर फॉर्म या मंडला, आप इसको बोल सकते हैं। जी, तो ये आपके जीवन में आए कैसे? क्या आप शुरू से आर्ट में अच्छी थी? क्या आपको शुरू से कुछ फैसिनेशन था? मतलब हाउ डिड इट बिगिन? मेरा आर्ट से कोई लेना देना नहीं है, मैंने कभी आर्ट सीखी भी नहीं है किसी से, और मेरा करियर एज एन एडुकेटर रहा है। 15-20 इयर्स मैं एजुकेशन इंडस्ट्री में रही हूँ। मैंने अपनी एजुकेशन डॉक्टरेट इन मैनेजमेंट किया है, डबल MBA किया है, इंटरनेशनल बिजनेस में, फाइनेंस में, B.Ed किया है, स्पेशल एजुकेशन में, कंप्यूटर्स किया है। तो आर्ट से मेरा कोई लेना देना नहीं था, बट लाइफ आपको कहाँ कहाँ लेके जाती है वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल होती है, आपको कुछ नहीं पता। तो और हमारा मैरिज के बाद जो करियर रहा है वो बहुत ही इट्स लाइक मोर ऑफ टूरिंग एंड ट्रैवलिंग टाइप्स। तो आई हैव चेंज अ लॉट ऑफ प्लेसेस, बहुत जगह गए हैं, घूमे हैं। तो लास्ट डेस्टिनेशन हमारा मुंबई था, जहाँ पे मैं 7 इयर्स रही। तो वहाँ पे मेरा आर्ट का जर्नी शुरू हुआ, क्योंकि माय सन जो कि अभी 11 इयर्स का है, तब वो 1.5 साल का था।
तब हमें पता चला था कि उसको एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ऑटिज़्म। अब वो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर आई थिंक काफ़ी लोगों को पता भी है, लेकिन अभी भी बहुत लोग हैं जिनको कोई आइडिया ही नहीं है कि ऑटिज़्म क्या होता है। लेकिन वो ऐसे कुछ होता है कि जहाँ पे आप अगर चूज़ करते हैं, प्रायोरिटाइज़ करते हैं अपने बच्चे को पहले, तो आप कम से कम 9 टू 5 का जॉब तो बाहर नहीं कर पाएँगे। तो एज़ अ मदर मेरी प्रायोरिटी मेरा बच्चा था, तो मुझे उस समय लगा कि इस समय काम छोड़ना पड़ेगा, जिसको हम सबैटिकल कहते हैं, और मैंने छोड़ा भी। बट क्योंकि आप इतने करियर ओरिएंटेड हैं, आप इतने एम्बिशियस हैं, तो एक सर्टेन पॉइंट के बाद आपको लगता है कि यू कैन डू मच मोर, आप बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन आप नहीं कर रहे हो। तो आर्ट की जर्नी मेरी एक स्ट्रेस बस्टर से शुरू हुई थी कि ठीक है चलो, क्योंकि इतना स्ट्रेस हो रहा है लाइफ में, तो थोड़ा-सा रिलीज़ करने के लिए थोड़ी-सी आर्ट कर लेते हैं। इट स्टार्टेड बिकॉज़ अ टीचर यूज्ड टू कम, एक सर आते थे अरिजीत भट्टाचार्य जो मेरी डॉटर को पढ़ाते थे। तो उन्होंने मेरा वीकली हमारी उनके साथ 1 आवर की क्लास होती थी, और जितना भी मुझे आर्ट आता है वो सर की वजह से आता है, तो उन्होंने काफ़ी टिप्स और ट्रिक्स मुझे दिए। बट क्योंकि मैं एक ऑर्गेनाइज़ेशन के साथ 23 ईयर्स से अटैच थी जिसका नाम है निचिरेन दाइशन इंस बुद्धिज़्म, और एक ऑर्गेनाइज़ेशन है जिसको हम सोका गकाई इंटरनेशनल कहते हैं। तो मैं लाइफ़ की फ़िलॉसफ़ी वहाँ से लिया, तो मैं अपने सर को बोलती थी, "सर कि मुझे ना ये राउंड में जो आर्ट होती है मंडला, मुझे बहुत अच्छी लगती है। मुझे कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं।" मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो मैं होली के टाइम पे सिर्फ़ कलर्स से खेलती थी। मुझे अपने अराउंड कलर्स रहने बहुत अच्छे लगते थे, जबकि आर्ट कभी नहीं किया है सच, लेकिन कलर्स के साथ खेलना, लाल, पीले, हरे रंग बहुत अच्छे लगते थे। तो मैंने सर से कहा कि सर मुझे मंडला करना है। मैंने कभी सर से मंडला सीखा नहीं, सर ने भी कभी मंडला नहीं किया होगा, इट्स वेरी टाइम टेकिंग, बहुत टाइम चाहिए उसके लिए। बट मन में था कि सर करना है। तो ख़ैर जब तक हम मुंबई में थे मैंने मंडला नहीं किया। सर ने सिखाई आर्ट, वो एक्रिलिक कैसे यूज़ करना है, वाटर कलर्स कैसे करने हैं, और तब कुछ कोरोना ने हिट किया, तो हम और ग्राउंडेड हो गए घर में। तो थोड़ा आर्ट वर्क और किया, तब तक पता चला कि ठीक है, लॉट ऑफ पीपल वर लाइकिंग माय वर्क, बहुतों को मेरा काम पसंद आ रहा था, क्योंकि मुझे डिटेलिंग बहुत पसंद है। मुझे सिंपल आर्ट, मेरा आर्ट कभी होती नहीं है, मतलब कि मुझे जब तक घंटों की आर्ट मेरी ना जाए एक पीस में, तब तक मज़ा नहीं आता, तो आई लव डिटेलिंग। तो उस टाइम पे मेरे फ्रेंड्स ने मेरा आर्ट वर्क परचेज़ किया, तो मुझे लगा कि ये एक अच्छा सोर्स बन सकता है। घर रहकर मैं अपना बच्चा भी सँभाल सकती हूँ, बाकी कुछ भी कर सकती हूँ। एंड देन कोरोना हैपेंड, एंड फैमिली में बहुत कुछ ऊपर-नीचे हुआ। वी लॉस्ट लॉट ऑफ लव्ड वन्स, केम बैक, स्ट्रेस लेवल्स बहुत हाई थे, फाइनेंशियली, एवरीथिंग। सो जब हम वापस गुड़गाँव आए, बिकॉज़ मैं ऑलरेडी गुड़गाँव में 7 इयर्स पहले भी रह चुकी थी, तो देन आई स्टार्टेड टेकिंग आर्ट इन अ प्रोफेशनल वे। तब मैंने फर्स्ट टाइम मंडला शुरू किया यहाँ पे आने के बाद। एंड आई थिंक वो जो आपकी कॉलिंग जिसको हम कहते हैं कि आपकी लाइफ का मिशन आपको मिल जाता है कि दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू। सो फ्रॉम देयर आई स्टार्टेड माय जर्नी एज मंडला। तो फिर वो इंटरेस्ट इतना ज़्यादा हो रहा था कि आई थिंक ऐसा कोई दिन नहीं गया जब मैंने घंटों बैठ के मंडला किया ना हो। और फिर वो इंटरेस्ट इतना बढ़ता गया कि उसका लिटरेचर मैंने पढ़ने की कोशिश करी, बट इंडिया में उसका इतना लिटरेचर अवेलेबल ही नहीं है, और सरप्राइजिंगली है तो इंडिया का आर्ट फॉर्म, लेकिन इसका मैक्सिमम लिटरेचर आपको फॉरेन में मिलेगा। तो जिसको हम कहते हैं फादर ऑफ मंडला काल, तो उनका लिटरेचर मैंने काफ़ी पढ़ा। एक मिस्टर फिशर हैं, उनका लिटरेचर मैंने काफ़ी पढ़ा कि इमर्जेंस हुआ कहाँ से, मतलब कि बिकॉज़ इट वाज़ वेरी थेरेपेटिक, बहुत ही ज़्यादा थेरेपेटिक है, बहुत ही ज़्यादा काम गिविंग, जिसको हम कहते हैं पीस जिससे आपको मिलता है। सो लॉट ऑफ थिंग्स वर देयर इन इट। तो कुछ ऐसा तो है कि अगर आप कभी भी किसी मंडला पीस को देखेंगे, तो आप उस पे खुद ही खींचे चले जाएँगे। तो उसका भी कोई रीज़न होता है, कोई मतलब होता है। सो फ्रॉम देयर द जर्नी स्टार्टेड। देन आई थॉट कि जब इंडिया में इतना लिटरेचर ही नहीं है, तो मैंने जितना पढ़ा, तो मैंने कहा कि व्हाई नॉट राइट इट डाउन। तो ये भी इट वाज़ अपार्ट फ्रॉम माय फिलॉसफी दैट आई गॉट कि चलो कुछ तो करना है। सो इतने टाइम पीरियड में देन आई ओपन माय ओन वेबसाइट, आई लॉन्च्ड माय वेबसाइट कि जितना मैं काम मैं खुद करती थी, मैं उसी को पोस्ट करती थी। दैट स्टार्टेड वर्किंग। तो उसके बाद वर्कशॉप्स स्टार्टेड हैपनिंग, बुक हैपेंड व्हिच इज़ अगेन मिस्टेक। तो देन आई थॉट कि लाइफ में सिर्फ हम अपने आप को खुद ही होल्ड करते हैं, पॉसिबिलिटीज़ तो इमेंस हैं। आप करना चाहो तो आप
कर सकती हूँ कि ये मेरा एरिया नहीं था। अगर मेरा एरिया ना होने के बाद मैं इसमें इतना जा सकती हूँ बिना किसी डिग्री के, तो आई थिंक जिनके पास आर्ट की डिग्री है तो वो तो कहाँ से कहाँ जा सकते हैं। तो माई जर्नी स्टार्टेड लाइक दिस विद मंडला एक्चुअली। तो कहीं ना कहीं आपकी जर्नी में आपके बच्चे का भी रोल है। मेरी जर्नी में मेरे बच्चे का ही सबसे प्राइम रोल है, क्योंकि अगर मेरी लाइफ में अवध नहीं होता, मेरी लाइफ में वो स्ट्रगल नहीं होता, तो शायद मैं इस तरफ कभी आती भी नहीं। बुद्धिज्म में तो मैं थी, लेकिन वो जो लाइफ का सेंस है और जिसको हम कहते हैं कि द डे यू हिट योर कॉलिंग, जिस दिन आपको अपना मिशन मिल जाता है, पर्पस मिल जाता है लाइफ का, तो दैट ऑल आई गिव क्रेडिट टू माई सन। तो मैं आपसे शिप्रा जी ये जानना चाहूँगी, आपने ऑटिज़्म पे बात करी, तो क्या चैलेंजेस होते हैं एक ऑटिस्टिक बच्चे को ब्रिंग अप करने के? व्हाट आर द चैलेंजेस? यू नो, ऑटिज्म ऑन द फेस ऑफ इट, शायद आपको एक ऑटिस्टिक बच्चा अगर दूर से कोई जा रहा हो तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ऑटिस्टिक है, क्योंकि मोस्टली बच्चों में फिजिकल डिसेबिलिटी नहीं होती है, इट्स अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, तो मेंटली प्रॉब्लम्स होती हैं। अब इसमें भी डिग्रीज हैं, वेरीड लेवल्स की डिग्रीज हैं, मतलब कि कोई माइल्ड ऑटिस्टिक होता है, कोई मिड ऑटिस्टिक होता है, कोई प्रोफाउंड होता है। जो माइल्ड बच्चे होते हैं वो स्कूल में भी काफ़ी ठीक ठाक कर लेते हैं, स्लो लर्नर्स होते हैं, लेकिन कुछ बहुत ही फास्ट होते हैं। जैसे अगर आप अ, देखेंगे तो मार्क जुकरबर्ग, और दे आर मेनी पर्सनालिटीज हु आर ऑटिस्टिक बट दे हैव डन ब्रिलियंटली, उन्होंने बहुत ही अच्छा लाइफ में खींचा है। कुछ बच्चे मॉडरेट होते हैं, जिसमें मेरा सन भी कैटेगराइज होता है, और कभी भी दो ऑटिस्टिक बच्चे सेम नहीं होते, नहीं हो सकते। अब हर बच्चे की इश्यूज अलग होते हैं। जैसे मुझे याद है अभी तक, नाउ माई सन इज 11 ईयर ओल्ड, वो 11 साल का है, लेकिन पहले 9 साल उसने कभी भी च्यू करके खाना नहीं खाया। तो मुझे उसको मिक्सी में ग्राइंड करके ही देना पड़ता था। भले ही मैं किसी मैरिज में जाऊँ या हम किसी वेकेशन पे जाएँ, तो मुझे अपना मिक्सर ग्राइंडर साथ लेके जाना पड़ता था, क्योंकि वो वैसे खाना खा ही नहीं सकता। तो उसे सेंस, ऐसा नहीं कि वो खा नहीं सकता, बट उसको सेंसरी प्रॉब्लम्स है। साउंड उसके लिए एक बहुत प्रॉब्लम वाली चीज़ है। तो अगर वो बाहर भी निकलता है तो उसके दोनों हाथ जो है कान पे होते हैं, क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं कर सकता, ही कैन नॉट ऑब्जॉर्ब, उसका इतना साउंड इम्बैलेंस रहता है। देन इसके जैसे तो अभी मैंने आपको बहुत ही लिमिटेड बोले, उनकी स्पीच नहीं होती है। टिल 9 ईयर्स माई चाइल्ड वॉज स्पीकिंग एक एक वर्ड। अब उसने सेंटेंसेस में बोलना शुरू किया है, लेकिन अभी भी अंडरस्टैंडिंग उतनी नहीं है। बट इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, क्योंकि आज तक ऑटिज्म का कोई क्योर नहीं है। और अभी तो मैं उस डिग्री पे हूँ जहाँ पे मेरा बच्चा बहुत कुछ कर सकता है। ट्रेनिंग, थेरेपीज, यही उसके तरीके हैं, बट ही कैन डू सो मच। वो पियानो बहुत अच्छा बजाता है, वो स्केटिंग बहुत अच्छी करता है, वो टेबल टेनिस बहुत अच्छा खेलता है। मे बी अकेडमिकली वो इतना साउंड नहीं है, लेकिन बहुत चीज़ों में बहुत अच्छा है। लेकिन कुछ बच्चे हैं जो इतना भी नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए शायद पेरेंट्स के लिए वो खुद एक चैलेंज बन जाते हैं, लेकिन दे आर सो लवेबल। आप किसी भी ऑटिस्टिक डाउन सिंड्रोम बच्चे से मिल जाइए, वो आपको इतना लव करेंगे, अनकंडीशनल लव, क्योंकि उनको हेट का मतलब ही नहीं पता है। माय सन हैज़ नो फियर फैक्टर, उसको फियर का मतलब नहीं पता है। धीरे धीरे हम सिखाते ज़रूर हैं उसको कि डरना भी ज़रूरी है किसी चीज़ों से। तो उसको कॉन्सेप्ट नहीं पता कि आग का कॉन्सेप्ट क्या है, या ऊंचाई से कूदने का कॉन्सेप्ट क्या है, लग सकती है। वो धीरे धीरे बच्चा सीखता है। एक मे बी जो बच्चा 1 साल में सीख जाता है, हमें उस चीज़ को सिखाने में 10 साल लगते हैं उसे, लेकिन वो सीख जाएगा। ऐसे ऐसे चैलेंजेस बहुत सारे होते हैं। तो इस चैलेंज के साथ आप एक 9 to 5 का जॉब इमेजिन भी नहीं कर सकते, लेकिन आपको फिर भी कुछ करना है, तो आप अपनी बाउंड्रीज को खींच के ऐसा कुछ करोगे जो आप खुद के पोटेंशियल को भी बाहर लाओ, और फिर बच्चे के पोटेंशियल को भी लाना, क्योंकि आप हैप्पी रहोगे तो आपका बच्चा हैप्पी रहेगा। और ऐसा कुछ नहीं है लाइफ में जो आप कर नहीं सकते। एवरीथिंग कैन बी मैनेज्ड। जी। तो आपने जब मंडलास को प्रैक्टिस करना शुरू किया, तो क्या ये ज़रूरी है कि मंडला में हम सर्कल को ही लें? हाँ, उसकी एक ही बाउंड्री है। मंडला में कोई रूल और रेगुलेशंस नहीं होते हैं। सिर्फ़ एक बाउंड्री होती है, क्योंकि मंडला मैंने आपको बोला है कि उसका नाम ही सर्कल है, मतलब ही सर्कल है। तो एक रिस्ट्रिक्शन हम ज़रूर देते हैं कि आपको जो भी आर्ट करना है, वो आप एक सर्कल के अंदर ही करेंगे। सर्कल के अंदर आप कोई भी शेप डाल सकते हैं। इट कैन बी अ स्क्वायर, ट्रायंगल, कुछ भी डालिए, वो आपका यूनिवर्स है। लेकिन एक बाउंड्री आपको मिलेगी, जो कि एक सर्कल के अंदर होनी चाहिए। लेकिन सवाल मेरे मन में ये उठ रहा है कि सर्कल ही क्यों? इसका क्या सिग्निफिकेंस है?
लुक, हमारी लाइफ को अगर हम एक करें तो इट स्टार्ट्स विद अ डॉट। अगर मैं आपसे बोलूं कि आर्ट में आप सिंपली एक सबसे मिनिमम चीज़ में अपनी आर्ट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकती हैं, तो अगर आप एक डॉट लगा देंगी तो वो एक सिंपलेस्ट सिंपलेस्ट चीज़ हो सकती है जिससे आपकी एक पूरी आर्ट रिप्रेजेंट हो सकती है। सो डॉट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ आवर लाइफ। तो हम इसको बोलते हैं, क्यों स्टार्टिंग पॉइंट है? क्योंकि सर्कल का एक सर्कल ही ऐसी शेप है जिसका ना कोई शुरुआत है ना कोई अंत है, जिसको हम कहते हैं देयर इज़ नो बिगिनिंग, देयर इज़ नो एंड। तो हमारी लाइफ भी एक डॉट, एक सर्कल है। शुरू भी एक डॉट से होती है, एक सेल से होती है। एंड भी नहीं होती, क्योंकि लाइफ का कॉन्सेप्ट इटर्नल होता है, यू नो। हम जैसे कहते हैं कि डेथ डज नॉट मीन एंड ऑफ लाइफ। डेथ इज अ स्टार्टिंग, इट्स अ स्टेट ऑफ रेस्ट। आप रेस्ट कर रहे हैं, इसके बाद आप फिर शुरू हो जाएंगे। सो दैट्स वाई अ सर्कल डजंट हैव एनी एंड, इट कीप्स गोइंग ऑन एंड ऑन। तो वो चलता रहता है, चलता रहता है, चलता है। और लाइफ भी इटर्नल है, वो चलती रहती है। इसलिए सर्कल और लाइफ दोनों साथ साथ होते हैं। जी, माने कि हमारी जो जीवन है वो भी लाइफ, डेथ, रीबर्थ, ये भी तो एक ये सर्कल ही सर्कल है, है। विशियस सर्कल जिसको हम बोलते हैं, यू नो। किस फॉर्म में होगा वो पता नहीं, जिसको फिर हम एक कॉन्सेप्ट हमारा थॉट्स, डीड्स एंड एक्शन के साथ लिंक करते हैं, जिसको हम टोटलिटी में कर्मा बोलते हैं, या फिर हम डीप जाएं तो हम कितनी ही रिसर्चेस उस पर करते हैं। बट कहने का तात्पर्य यही है कि ना कोई बिगनिंग है ना कोई एंड है, तो लाइफ भी उसी के साथ रिलेट होती है। तो शिप्रा जी, क्या मंडलास का हमारी बॉडी पर क्या इफेक्ट है, क्या बेनिफिट्स है मंडला वर्क करने के? बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं काजल जी। बेसिक से अगर हम शुरू करें तो कंसंट्रेशन एनहांस। जब आप बैठते हैं किसी भी चीज़ के लिए 1 2 3 घंटे, तो डेफिनेटली आपका कंसंट्रेशन स्पैन इंक्रीज हो रहा है। स्पेशल बच्चों में आई हैंड कोऑर्डिनेशन, जो कि एक बहुत ही टिपिकल सी चीज़ हमें करेक्ट करनी होती है। जो बच्चे इस चीज़ में या इस आर्ट वर्क में इंटरेस्टेड हैं, उनको बहुत फ़ायदा देती है आई हैंड कोऑर्डिनेशन। देन सिटिंग स्पैन बच्चों में जो होता है आजकल, जो नहीं देखने को मिलता है, बहुत ही हाइपर होते हैं। जो हाइपर सेंसिटिव किड्स एंड अडल्ट्स, उनके लिए मंडला थेरेपी बहुत काम करती है। देन कॉन्फिडेंस लेवल, जैसे बहुत लोग कहते हैं कि मैंने तो आर्ट में कभी कुछ किया ही नहीं है, ना मुझे आर्ट की नॉलेज है। तो मेरे काफ़ी सारे जो ट्रेनीज़ होते हैं या जो आते हैं लोग, तो वो एक प्रोफेशनल की तरह ही बाहर जाते हैं और बहुत खुश जाते हैं कि हमने अपना कुछ क्रिएट करा है और इतना सुंदर क्रिएट करा है। सो वो कॉन्फिडेंस, मोरल बूस्ट तो आपका डेफिनेटली होता ही है। जब हम क्लिनिकली बात करते हैं, इट सर्व्स एज अ क्लिनिकल एड। तो काफ़ी सारे पेशेंट्स में हम देखते हैं जो एक्चुअल एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, ट्रॉमा है, इन सब से ये ईज आउट होता है। मैं एट द सेम टाइम ये ज़रूर कहूँगी कि इट इज़ नॉट ऑल्टरनेटिव फॉर मेडिसिन्स। ये नहीं है कि आप मेडिसिन्स नहीं लेंगे और आप खाली मंडला करेंगे। अगर आपको कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम है, तो आप पहले डॉक्टर से ही सलाह करेंगे। जो आपका मेडिकेशन है वो आप करेंगे, और मंडला आप एक एड की तरह लेंगे। सो इट इज़ नॉट ऑल्टरनेटिव थेरेपी अदरवाइज, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली आपकी मेडिकेशन डेफिनेटली कम होगी। इट इज़ ट्राइड एंड टेस्टेड इवन ऑन कैंसर पेशेंट्स, इवन ऑन क्रिटिकल इलनेसेस। इट इज़ ट्राइड एंड इट इज़ वर्किंग। तो आप ये सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन एज अ कैटलिस्ट। So it definitely lowers down your blood pressure levels, your anxiety levels. डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगा, लेकिन आप एक कंसिस्टेंट वे में करेंगे और एक थेरेपेटिक वे में करेंगे तो डेफिनेटली हेल्प करेगा। जो हम मंडला आर्ट फॉर्म की बात कर रहे हैं, इसका मेडिटेशन से कोई संबंध है? क्या संबंध है अगर है तो? देखो, जब आप इसको हम रीडिंग ऑफ द मंडला कहते हैं, कि जब आप एक मंडला क्रिएट करते हैं, आपने किसी भी वॉल पे लगाया या टेबल पे आपने रखा, तो आप उसको स्टडी कैसे करेंगे? तो हर मंडला को स्टडी करने का एक तरीका होता है, यू एंटर द मंडला थ्रू द सेंटर पॉइंट। तभी सेंटर उसका रेलेवेंस भी होता है, रेलेवेंट भी होता है। तो यू एंटर अ मंडला फ्रॉम द सेंटर पॉइंट ऑफ द मंडला, और फिर आप उस मंडला को देखना शुरू करते हैं। जब आप उस मंडला को 5 मिनट्स या 10 मिनट्स कॉन्टिन्यूसली गेज करेंगे, तो वो एमिट करेगा। जैसे वो कहते हैं ना, आपका सबकॉन्शियस माइंड और आपका कॉन्शियस माइंड एक जगह आके मिलेगा,
यू विल स्टार्ट एन्जॉइंग दैट प्रोसेस। कभी आप खुद भी ट्राई करके देखिएगा, कोई भी मंडला जो आपको अट्रैक्ट करे, आप उसकी तरफ देखिए और उसको देखते जाइए। उसमें से कितने सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस बनेंगे आपके माइंड में जो आपको काम करेंगे। सो दैट इज़ इटसेल्फ अ मेडिटेटिव हीलिंग। तो जब हम जैसे हमारे बुद्धिज़्म में क्या कहते हैं कि जब हम चांट करते हैं, हमारे अपने मंत्रास हैं, आप कोई भी मंत्रा चांट कर सकते हैं, गायत्री मंत्र भी। तब जब आप एक मंडला को आंखें खोल के देखते हैं, तब आप अपनी सारी सेंसेस को प्योरीफाई करते हैं। नॉट ओनली जैसे 5 सेंसेस वी हैव, सो व्हेन वी ओपन ऑल द सेंसेस इंक्लूडिंग आवर आईज, वी आर प्योरीफाइंग दो सेंसेस। तो आप कोई भी मेडिटेशन करिए, अगर आपको किसी फोकल पॉइंट की ज़रूरत है तो आप एक मंडला के सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, आपका मेडिटेटिव पार्ट भी इन्हांस होगा, यू विल बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट बेटर। जी, अभी आपने कुछ समय पहले कार्ल यूंग का मेंशन किया था कि कार्ल यूंग जो है वो, जहाँ तक मेरी समझ है, तो साइको एनालिस्ट, और उन्होंने बड़े डीप कॉन्सेप्ट्स दिए हमें। तो उन्होंने मंडला पर भी बात की है क्या? उन्होंने मंडला पे बहुत सारी बुक्स लिखी है और उनकी एक बहुत ही फेमस बुक है जिसको हम रेड बुक बोलते हैं, जिस पे उन्होंने साइंटिफिक स्टडीज़ करी हैं काफ़ी लोगों पे, और उसके बाद उन्होंने उसको एक थेरेपेटिक तरीके से लोगों को हील करने के लिए यूज़ किया है। सो वो एक अपने आप में ही बहुत बड़ी साइंटिफिक रिसर्च है, जिसको आप पढ़ सकते हैं। बहुत ही फेमस बुक है वो, द रेड बुक। द रेड बुक। जी, तो क्या कार्ल यूंग ने अपने करियर में भी इसको यूज़ किया, मंडला को लोगों को हील डेफिनेटली करने के लिए? बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। जैसे मैंने आपको अभी बताया है कि उन्होंने इस पे साइंटिफिक रिसर्चेस करी हैं अपने सब्जेक्ट्स को लेकर, तो देखा है कि कितना फ़र्क उनको पड़ा है, कितनी हीलिंग उनकी हुई है। इनफैक्ट उसमें तो काफ़ी ज़िक्र कैंसर पेशेंट्स का भी है कि एक बहुत हद तक हम मेंटली जो हमारी चैलेंजेस होते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फिजिकल, जो मेडिकली एड आपको चाहिए वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आपको एक मेंटल स्ट्रेंथ लेने के लिए दीज काइंड ऑफ थेरेपीज काफ़ी हेल्प करती हैं। इवन हम मंडला क्यों करते हैं, हम थेरेपेटिक क्यों कहते हैं उसको, क्योंकि आप मंडला इज़ वॉट, हम जब मंडला या कोई भी आर्ट फॉर्म करते हैं इन जनरल भी, तो हम अपने इमोशंस के साथ प्ले कर रहे हैं, राइट? तो जब मैं कोई भी आर्ट एक सर्कल में करती हूँ तो उसका मतलब यही होता है कि आप उस मोमेंट में रहिए जिस मोमेंट में अभी आप हैं। ना मैं पास्ट में डील कर रही हूँ, ना मैं फ्यूचर में डील कर रही हूँ, लेकिन उस मोमेंट में मैं जितना भी फील कर रही हूँ अपने पास्ट को लेके, जॉयफुल या फिर सैड, वॉट इमोशंस कैन बी एन, ठीक है, मैं उन सब इमोशंस को फील करके अपनी आर्ट को बाहर लेके आने की कोशिश कर रही हूँ, तो मैं अपने इमोशंस को रिलीज कर रही हूँ। दैट्स वाई इट्स वेरी थेरेपेटिक एंड स्ट्रेस फ्री। बहुत बारी होता है कि आप मंडला शुरू करिए, आपको बंद करने का या उसको बीच में रोकने का मन नहीं करेगा। बहुत लोगों के साथ जब मैंने काम किया है तो वो फिनिश करना चाहते हैं, वो रोकेंगे नहीं, क्योंकि टाइम टेकिंग है, टाइम लगता है, घंटों बीत जाते हैं एक छोटा सा सर्कल को कंप्लीट करने पे, बट दे एंजॉय। वो प्रोसेस ही इतना काम होता है कि आप बीच में नहीं रुकना चाहते, बट होता क्या है कि आपके लाइफ के जितने भी इमोशंस हैं ना, आप उस समय वो सब भूल जाते हैं। आप पैटर्न्स ड्रॉ करते हैं, हर पैटर्न का एक मीनिंग है, वो अपने आप ही नहीं आता है। आपको शायद ट्रायंगल ऊपर की तरफ अच्छा लगेगा, मुझे ट्रायंगल नीचे से शुरू करना अच्छा लगेगा। तो हर चीज़ का एक मीनिंग है, हर चीज़ का एक सिग्निफिकेंस है। लेकिन मंडला में बहुत लोग जो हैं ये गलत सोचते हैं कि मंडला एनालिसिस हो सकता है, या मंडला में मेरा पास्ट पता चल सकता है, या मंडला में ये पता चल सकता है कि मेरी पर्सनैलिटी कैसी है। वो सब कुछ इतना ईज़ी नहीं है पता लगाना एक छोटे से सर्कल की ड्राइंग के साथ, लेकिन उस मोमेंट पे मैं क्या सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ, मेरे अंदर इमोशंस कैसे हैं, उन इमोशंस को एक आउटबर्स्ट मिलता है, एक वेंट आउट मिलता है, जो हम कभी-कभी हम वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, हम आर्ट के थ्रू करते हैं। तो जब हम थेरेपेटिक आर्ट करते हैं वो थोड़ी डिफरेंट होती है, जब हम एक क्रिएटिव फॉर्म में मंडला करते हैं तो वो काफ़ी डिफरेंट होता है। इट्स थेरेप्यूटिक देन, दैट इट्स मीन्स। वेरी थेरेपेटिक। तो क्या आपने इस थेरेपी को, क्योंकि आप एक मदर हैं एक स्पेशल चाइल्ड की, सो डिड यू ब्रिंग मंडला थेरेपी इनटू हिज लाइफ आल्सो? उसको आर्ट नहीं अच्छी लगती, अच्छा, उसको कलरिंग अच्छी नहीं लगती। ओ, थोड़ा बहुत ट्राई किया है, बट उसका शायद कॉलिंग अभी ये नहीं है। टू ईच हिज ओन। तो या उसको म्यूजिक बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। तो कहने को उसकी स्पीच नहीं है, वो
सेंटेंसेस नहीं बोल सकता, लेकिन वो गाने पूरे गाता है, हम्म, जिंगल्स पूरे करता है। मे बी उसको मीनिंग ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन वो बीट टू बीट गाता है, म्यूजिक रिदम सब फॉलो करता है। तो ये स्पेशल सेंस कह लीजिए या सिक्स सेंस कह लीजिए जो इन बच्चों को गॉड गिफ्टेड होती है, जो हम नहीं कर सकते। जैसे मैंने उसको पियानो क्लास में डाला है, बट टू माय सरप्राइज जब उसका पहला सेशन था वो आराम से पूरा गाना प्ले कर रहा था। सो ही हैड नो टेक्निकल ट्रेनिंग, ओह, लेकिन कहीं पे कुछ सिक्स सेंस वर्क करती है और वो पूरी बीट्स निकालता है किसी भी गाने की। जी, दैट्स सो ब्यूटीफुल। हर बच्चे का, हर इंसान का अपना गिफ्ट है। और मुझे इस बात की आपकी बात बड़ी इंस्पायरिंग लगी कि हालांकि आप एक्सेल कर रही हैं इस आर्ट फॉर्म में, लेकिन आपने कभी अपने बच्चे पर इम्पोज नहीं करी। नहीं, कभी भी नहीं। क्योंकि पेरेंट्स की टेंडेंसी होती है ना कि आप इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, आर्टिस्ट का बच्चा आर्टिस्ट हो और आर्ट में एंगेज करे, कोई ज़रूरी नहीं। कोई ज़रूरी नहीं है। मेरी डॉटर को, शी इज़ अ वेरी गुड आर्टिस्ट, वो स्केचिंग बहुत अच्छा करती है, बट उसको भी मंडला में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है। सो हर एक की कॉलिंग अलग होती है, हर एक का इंटरेस्ट लेवल अलग होता है। हमारे इंडिया में तो आर्ट फॉर्म्स इतने हैं, यू कैन गो ऑन एंड ऑन, तो सबका इंटरेस्ट लेवल्स डिफरेंट है। तो मतलब हमको एज पेरेंट्स ये बात समझ जानी चाहिए बिल्कुल, कि हर किसी का अपना पाथ है, बिल्कुल। अपना मार्ग है। और यही मार्ग रहेगा लाइफ लॉन्ग, वो भी ज़रूरी नहीं है। इतना फ्रीडम भी आपको देना चाहिए कि जो आपने लाइफ में कभी एक्सप्लोर नहीं किया है, शायद वही आपके लाइफ का पर्पस या मिशन बन सकता है। तो ये तो मैं अपनी लाइफ के खुद के एक्सपीरियंस के साथ बता सकती हूँ। सो आई थिंक यहाँ पे बच्चों को प्रेशराइज करना, आई डोंट थिंक सो इट्स अ गुड थिंग, या कोई भी सेंसिबल चीज़ ये होती है, क्योंकि आज के टाइम में तो कोई भी चीज़ प्रोफेशन बन सकती है। सो एनी चीज़, इवन साड़ी ड्रेपिंग इज अ प्रोफेशन नाउ, बिल्कुल लर्निंग अर्निंग लैक्स एंड लैक्स एंड yes, लैक्स ऑफ रुपीज। जी, सो इंटरेस्टिंग। तो शिप्रा जी, आप ये बताइए कि जैसे हम सर्कल, मंडला का जो सर्कल है उसके अंदर उसको हम स्टार्ट कैसे करते हैं? हम बाहर से स्टार्ट करते हैं भीतर आना, या हम भीतर से बाहर की ओर जाते हैं? और क्या ये दोनों अप्रोचेस अलग हैं? इनका कुछ अलग सिग्निफिकेंस है? ये दोनों अप्रोचेस हैं और दोनों ही अप्रोच बिल्कुल सही हैं। सेंटर ऑफ द मंडला सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, जैसे मैंने पहले भी बोला है। मंडला टोटैलिटी में हमारा यूनिवर्स है, इसीलिए हर मंडला अलग होता है। अगर आप किसी भी मंडला को कॉपी करने की भी कोशिश करेंगे तब भी 100% नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें मेरी खुद की एनर्जीज होती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव सारी। तो पहली बात तो कॉपी करना ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर मैं भी अपने मंडलास को क्रिएट करती हूँ तो कभी भी दो चीज़ या दो मंडला सेम निकल के आते ही नहीं हैं। बहुत बारी ट्राई करा है अपने स्टूडेंट्स के साथ, लेकिन ऐसा कभी मेरे साथ पॉसिबल नहीं हुआ है। सेकेंडली ये है कि दो तरीके जैसे आपने बोले हैं, यू ईदर स्टार्ट फ्रॉम द सेंटर से शुरू करके फिर रिफ्लेक्ट करिए बाहर की तरफ, या फिर बाहर से शुरू करके अपना सेंटर को खोजिए कि व्हाट आर यू ट्राइंग टू फाइंड। तो दोनों ही वेज बिल्कुल सही हैं, दोनों ही वेज ठीक हैं। इट डिपेंड्स कि आपका क्या मूड है उस समय, आप चाहते क्या हैं। कभी कभी हमें सेंटर नहीं पता होता, हमारी लाइफ का पर्पस नहीं पता होता, नहीं पता, क्लैरिटी ही नहीं है, इतनी रेस्टलेसनेस है, इतनी एंग्जाइटी है, तो हमें यही नहीं होता कि हमें पेन भी हाथ में उठाना कभी कभी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है, ड्राइंग तो बहुत दूर की बात है। तो जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे, आपको लगता है कि बाहर का पहले फिनिश करके फिर मैं सेंटर तक आऊं, वो आपके ऊपर है। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। ओके, बट देयर आर टू वेज। एक जैसे हम मंडला में बोलते हैं, या मैंने बुक में भी मेंशन करा है, देयर इज क्रिएटिव रिफ्लेक्टिव वे एंड देयर इज रिफ्लेक्टिव क्रिएटिव वे। दोनों में बहुत अंतर है। क्रिएटिव जैसे आजकल हम 90% लोग कर रहे हैं, क्योंकि आपको एक मंडला एक आर्ट फॉर्म की तरह सुंदर सा मंडला बनाना है, तो उसकी टेक्निक अलग होती है, क्योंकि हम उसमें सिमेट्री पे बहुत ध्यान देते हैं, परफेक्शन पे बहुत ध्यान देते हैं। तो उसके लिए एक अलग तरीके हैं, ज्योमेट्रिक जिसको हम बोलते हैं, दैट्स अ प्योर मैथ साइंस, ठीक है। सो उसमें हम प्रॉपरली एक सिमेट्रिक मंडला क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, उसके सेक्शंस बनाते हैं जिसको हम टेक्निकली ऑर्डर्स बोलते हैं, कि आपका मंडला कितने ऑर्डर्स में है, 6 है, 8 है, इवन ही होना चाहिए, ऑड कम होते हैं, जनरली तो नहीं होते हैं, लेकिन देयर इज नो रूल एंड रेगुलेशन। अगर आपको लगता है कि आपको एक ऑड सेक्शन में मंडला क्रिएट करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, बट आइडियली इवन में ही जाता है। तो उसके बेस पे आप एक ग्रिड तैयार करते हैं,
ग्रिड के बेस पे आप अपने पैटर्न्स तैयार करते हैं। अब पैटर्न्स में भी आप पूरा इंट्यूटिव जाना चाहते हैं या आप एक प्री सिलेक्टिव पैटर्न को पहले ड्रॉ करेंगे, जैसे आजकल मार्केट में बहुत मिलते हैं और काफ़ी लोग उनको पहले ट्राई करते हैं। बट मेरी थियोरी थोड़ी अलग है। मेरे को ये है कि अगर आपको बिल्कुल ही उस मोमेंट को लिव करना है स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, देन लेट द पैटर्न्स फ्लो। अपने मन से जो आपके पैटर्न्स आ रहे हैं आप उनको बनाइए। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है या आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप एक प्री डिज़ाइन मंडला को पेंट करिए या फिर उसको क्रिएट करिए, वो एक अलग चीज़ है। तो दिस इज़ कॉल्ड एज क्रिएटिव रिफ्लेक्टिव, जहाँ पे मैं पहले बना लेती हूँ और फिर मैं उसको कहीं पे हैंग करती हूँ या टेबल पे, ईजल पे रख के, और फिर वो प्रोसेस स्टार्ट करती हूँ जहाँ पे मैं मंडला को देखती हूँ 5 मिनट, 10 मिनट, जितना भी आपको देखना है। जितनी बार आप मंडला के आगे से निकलेंगे आपका ध्यान मंडला पे जाएगा, आप उसको देखना चाहेंगे और हर बार ही आपका पर्सपेक्टिव उसको देख के कुछ और होगा, राइट? बिकॉज दैट इज इल्यूजन दैट आई हैव क्रिएटेड। दूसरा तरीका है, तो इस तरीके से आप पहले क्रिएट कर रहे हैं और फिर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। दूसरा होता है कि जब हम रिफ्लेक्टिव क्रिएटिव अप्रोच को फॉलो करते हैं, जहाँ पे मैं पहले बहुत थॉट लगाती हूँ कि मुझे क्या बनाना है, मेरे अंदर चल क्या रहा है, एम आई हैप्पी, एम आई सैड, जहाँ पे मैं सोच समझ के कलर्स पिक करती हूँ। मुझे रेड क्यों चाहिए इस समय, मुझे येलो क्यों नहीं पसंद आ रहा है, मुझे किसी कलर को देख के बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, या कोई कलर मुझे इतना अच्छा लग रहा है इस मोमेंट पे कि मुझे बस वो ही करना है। सो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ रिफ्लेक्टिव। और रिफ्लेक्टिव में हम एक और प्रोसेस को ऐड करते हैं जिसको हम जर्नलिंग कहते हैं, कि आप साइड बाय साइड पहले अपने थॉट्स को लिखते जाइए। आप क्या महसूस कर रहे हैं आप लिखते जाइए। आफ्टर एवरी 5 मिनट्स पिक अप योर पेन एंड बुक, जो भी अंदर चल रहा है उसको लिखो। तो दैट इज रिफ्लेक्टिव क्रिएटिव, क्योंकि क्रिएट तो एंड में होगा ही होगा, बट देन यू आर मोर इन टू द मोमेंट, यू आर मोर इन द कंट्रोल ऑफ द मोमेंट मेंटली। आप मेंटली उसमें ज़्यादा हैं और फिजिकली कम है, तो उसको हम रिफ्लेक्टिव क्रिएटिव कहते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस नीड बेस या आपका ऑब्जेक्टिव क्या है मंडला करने का उस पर्पस से। अगर आप सिर्फ आर्ट के फॉर्म में करना चाहते हैं तो डेफिनेटली इट्स क्रिएटिव प्रोसेस। लेकिन अगर आप उसको एक थेरेपी की तरह यूज़ करना चाहते हैं, आप बहुत ही इमोशनली डाउन है, स्ट्रेसफुल हैं, देन रिफ्लेक्टिव क्रिएटिव इज़ द बेस्ट वे। ओके, इंटरेस्टिंग। क्योंकि आप अपने मंडलाज में इतना इन्वेस्ट करते हैं, यू इन्वेस्ट योर टाइम, यू इन्वेस्ट योर एनर्जी, यू इन्वेस्ट योर इमोशंस, एंड मनी। मनी। आई वाज कमिंग टू मनी। तो क्या कोई इसको एज अ प्रोफेशन भी ले सकता है? बिल्कुल, फॉर मी इट्स अ प्रोफेशन, ओके, लेकिन इट्स नॉट एन ईजी प्रोफेशन, क्योंकि अगेन दिस इज़ एन आर्ट फॉर्म विच इज़ जस्ट इमर्ज्ड इन द मार्केट, है बहुत पुराना। इवन तिब्बत, चाइना, जापान, उनका तो ये मेजर आर्ट फॉर्म है। उनके तो सारे, अगर आपने ये स्टोरी सुनी होगी तिब्बत की, कि एवरी 12 डेज उनके जो मॉन्क्स होते हैं, खूब सारे मॉन्क्स होते हैं, वो एक सैंड मंडला बनाते हैं और बहुत बड़ा मंडला बनाते हैं और बहुत ही सुंदर मंडला बनाते हैं। और हर 13 बट डे डिस्ट्रॉय, नो? वो उसको या डिस्ट्रॉय करते हैं, लिटरली उसको हटा देते हैं, और वो जो भी होता है वो सैंड, उसको एक फ्लोइंग वाटर में बहा देते हैं। तो वो क्या डिपिक्ट करते हैं कि लाइफ इज़ इम्पर्मानेंट और कोई भी चीज़ सेम नहीं रहती, कांस्टेंट नहीं रहती है, लाइफ कीप्स चेंजिंग। तो वो कॉन्सेप्ट वहाँ से इमर्ज करता है। तो स्टार्ट वहाँ से हुआ था। अब उनके टाइम के भी जो काफ़ी आर्ट्स हैं वो मंडला के फॉर्म में है, जो कि आजकल म्यूजियम्स में भी आपको बहुत मिलेंगे। इवन आई जस्ट विजिटेड लंदन म्यूजियम्स, तो वहाँ की आर्ट भी, थंका आर्ट जिसको कहते हैं, बहुत फेमस है। तो डेफिनेटली लोग उनसे काफ़ी अर्निंग करते हैं। इंडिया में क्योंकि ये क्रिएटिव प्रोसेस ज़्यादा है और इतना ज़्यादा फैल चुका है कि लोगों को इसकी शायद वर्थ इतनी समझ में नहीं आती है, क्योंकि आप किसी भी बंदे को शायद ये समझ में नहीं आता है कि ये जो दिख रहा है आपको 8 इंच का या 10 इंच या पेपर पे मंडला, इसमें घंटों की मेहनत है। ये कोई ऐसा आर्ट फॉर्म, जैसे बाकी आप आर्ट्स देखते हैं ना, तो शायद वो 3 दिन या 4 दिन में पूरा एक कैनवस 3 बाय 3 या 4 बाय 3 फीट का तैयार हो जाता है। लेकिन मंडला में ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपकी बैक, आपका बॉडी पोस्चर, आपका आई साइट, क्योंकि बहुत माइन्यूट काम है, तो काफ़ी कुछ ड्रेन करता है, तो
उसका प्राइसिंग डेफिनेटली थोड़ा हाई जाता ही है, क्योंकि आप उसमें रॉ मटेरियल इन्वेस्ट कर रहे हैं, कलर्स बहुत महंगे आते हैं। सो इन सब को जब ऐड करके आप उसको कॉस्ट लगाते हैं तो वो शायद कॉस्ट नॉर्मल लोग को अपील नहीं करती है। सो बिकॉज इंडिया में आर्ट लवर्स बहुत हैं लेकिन आर्ट बायर्स इतने कम नहीं है। हैं, और दिस इज़ नॉट अ मार्केट जो इतना, और वैसे भी कोरोना ने काफ़ी सारे आर्टिस्ट को इंक्लूडिंग मी, काफ़ी सारे आर्टिस्ट की वो कहते हैं ना एक नई प्रोफेशन को ओपन किया है, बट उस हिसाब से इतना मार्केट है नहीं। प्रोफेशन आप किसी भी चीज़ को बना सकते हैं लेकिन इट टेक्स टाइम, बहुत टाइम लगता है इंडस्ट्री में एंटर होने में, इंडस्ट्री में अब्जॉर्ब होने में, अपना नाम बनाने में। आपका काम ऐसा होना चाहिए जो वाकई में डिफरेंट हो, क्योंकि सब लोग कर रहे हैं तो कॉमनैलिटी बहुत आ जाती है, यूनिकनेस नहीं आती है। तो यू हैव टू कीप इवॉल्विंग विद योर आर्ट। सो अगर आप प्रोफेशन की तरह इसको लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली लीजिए, लेकिन किसी को कॉपी मत करिए। कोई एक चीज़ अगर कोई कर रहा है तो आप सिर्फ उसी में मत रह जाइए, अपना आर्ट फॉर्म निकालने की कोशिश करिए, अपना सिग्नेचर स्टाइल निकालने की कोशिश करिए जो आपको अच्छा लगता हो, क्योंकि एक चीज़ के साथ आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे मंडला में भी बहुत फ्यूजन हो सकता है अगर आप उसको एक प्रोफेशन की तरह ले रहे हैं तो। यू कैन मिक्स सो मेनी आर्ट फॉर्म्स विद मंडला। जैसे मधुबनी के साथ आप मंडला कर सकते हैं, वारली के साथ आप मंडला कर सकते हैं, गोंड आर्ट के साथ आप मंडला कर सकते हैं। नहीं तो आजकल जो हम मैक्रेम बोलते हैं वो भी एक तरीके का मंडला है। आप सैंड मंडला कर सकते हैं, पेपर से मंडला कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अपना हॉराइजन बढ़ाइए, सीखिए आर्ट को, लेकिन अपने आप को इवॉल्व करिए आर्ट में। उस तरीके से तो आप प्रोफेशन में जा सकते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स इट विल टेक टाइम। जैसे मेरे पास काफ़ी आर्ट स्टूडेंट्स हैं और आपको टाइम देना पड़ेगा, तो एक मंडला बना के तो आप आर्टिस्ट नहीं बन सकते। So consistency and persistence is the key. परसिस्टेंस एंड इंड्योरेंस, ये इंडस्ट्री आपको सिखा देगी इंड्योर करना भी। Hmm. परसिस्टेंस किसी भी चीज़ में, आई थिंक इट्स नॉट इवन आर्ट, आप किसी भी कोई चीज़ भी में ले, चीज़। कंसिस्टेंट, हार्ड वर्क, इंड्योरेंस, ये सब कुछ तो कॉमन चीज़ें हैं जो आपको देना ही पड़ेगा, टाइम, रिसोर्सेज, एवरीथिंग। लेकिन फुल टाइम आर्टिस्ट के लिए यू विल नीड लॉट ऑफ, आई मीन लेके चलिए कि आपको टाइम लगेगा। जी। तो ये जो हम मंडला की दोबारा मंडला पर आते हैं, उसकी शेप पर आते हैं कि इसके अंदर हम काफ़ी फिगर्स को ड्रॉ करते हैं। तो इन फिगर्स का कोई सिग्निफिकेंस है क्या? बिल्कुल है, हर एक फिगर का सिग्निफिकेंस है। क्या-क्या अब फिगर्स सबसे पहले तो हम लेते हैं? देखो, कॉमन फिगर्स आजकल आप बुद्धा ले लीजिए मेडिटेटिव फॉर्म में, लोटस ले लीजिए, दैट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। जो आपके 7 चक्रास जो हमारी बॉडी के हैं उस पे बहुत मंडलास बेस्ड हैं। उसके अलावा आप फिगरेटिव में आजकल देखेंगे बहुत ही एनिमल्स पे बेस्ड मंडलास बहुत आते हैं, पीकॉक, लायन, एलिफेंट। एलिफेंट तो बहुत ही, कैमल, एलिफेंट, हॉर्स, ये तो वास्तु के हिसाब से भी हमारे काफ़ी रेलिवेंट फिगर्स हैं। सो आप फिगरेटिव मंडला पे बिल्कुल जा सकते हैं, आप करते भी हैं, बट आप किस तरीके से निकालते हैं, अगेन दैट्स अ प्रोसेस। आप उसको सिर्फ एक क्रिएटिव फॉर्म में दिखाना चाहते हैं तो आप अपनी ड्राइंग को उस तरीके से क्रिएट करेंगे। अगर आप उसको इंट्यूटिव फॉर्म में दिखाना चाहते हैं तो आप अपने आप को बाउंड्रीज नहीं देंगे। जैसे सपोज मैं आपको बोलती हूँ कि आप अपने आप मंडला बनाइए, लेकिन उसको बाउंड्रीज सिवाय एक सर्कल के कुछ मत दीजिए, आप सिर्फ बनाइए। तो हो सकता है उस इमोशनल फॉर्म में आपको लगे कि कहीं ना कहीं आपके फॉर्म में कुछ झलक किसी एनिमल की है, कुछ झलक किसी नंबर की है, कुछ झलक किसी सिंबल की है। सो देन इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, देन इट मेक्स अ सेंस अदरवाइज। लेकिन अगर आप डेलिबरेटली एक हाथी बना रहे हैं क्योंकि आपको हाथी अच्छा लग रहा है और देखने में बहुत सुंदर है और मुझे हाथी का आर्ट बनाना है, तो देन इट डजंट हैव अ रिलेवेंस। देन इट्स लाइक आपको क्रिएट करना है कुछ तो आप कर रहे हैं, एक सुंदर तरीके से एक आर्ट बना रहे हैं, लेकिन थेरेटिकली या जिसको हम कहते हैं क्लिनिकल एड, एज मंडला एज अ क्लिनिकल एड, वो प्रोसेस नहीं हो पाएगा। तो शिप्रा जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, मंडला आर्ट में हम बहुत डिफरेंट डिफरेंट शेप्स यूज़ करते हैं, बहुत खूबसूरत कलर्स भी यूज़ करते हैं। इनफैक्ट जो आपकी बुक का कवर पेज पे ही बहुत ही खूबसूरत मंडला बना हुआ है, तो क्या ये आप ही का क्रिएशन है? हाँ, ये मेरा क्रिएशन है। ओके। तो ये जो हम इतने कलर्स यूज़ करते हैं, इतनी शेप्स यूज़ करते हैं, क्या इनका सिग्निफिकेंस है कोई?
बिल्कुल, मंडला और कलर्स गो हैंड इन हैंड। ये भी एक मिथ है कि काफ़ी जगह ये मेंशन किया जाता है कि कलर्स डोंट प्ले अ रेलेवेंस इन मंडला। कलर्स का बहुत बड़ा रेलेवेंस होता है, लेकिन अगेन मैं इस बात को टच करूँगी कि हम मंडला एक मोमेंट को जी रहे हैं, ठीक है? अब सपोज़ कलर रेड है, सो रेड के बहुत सारे मीनिंग हैं। रेड कलर है प्यार का, लव का, एग्रेशन का, लस्ट का, पैशन। अफेक्शन, हम्म। पैशन, ठीक है ना? बट उस मोमेंट में मैं क्या फ़ील कर रही हूँ? अगर इस समय मैं बहुत गुस्से में हूँ, मैं एंगर में हूँ और मुझे रेड अच्छा लग रहा है, तो मेरे रेड का मतलब बदल जाता है। मैं बहुत ही प्यारे मूड में हूँ, अच्छे गाने सुन रही हूँ, रोमांटिक सॉन्ग सुन रही हूँ, मेरे रेड का मतलब बदल जाता है। कलर्स का सिग्निफिकेंस बिल्कुल होता है, लेकिन उस मोमेंट में मैं क्या फ़ील कर रही हूँ, उस कलर का मीनिंग उस मोमेंट डिसाइड करता है, ना कि अदरवाइज़। क्योंकि जनरली लोग क्या रहते हैं, रेड इज़ अ कलर ऑफ लव, बट नॉट ऑलवेज़। येलो इज़ अ कलर ऑफ वाइब्रेंसी, क्योंकि सन का कलर होता है येलो और ऑरेंज, राइट? तो वाइब्रेंसी लाता है, एनर्जी लाता है, लेकिन उसी समय एक पेल येलो इलनेस लाता है, सैडनेस लाता है, इमोशनल ट्रॉमा लेके आता है। पर्पल अपने आप में एक रॉयल कलर है, राइट? सो हमारे लर्निंग, रियलाइजेशन जो हायर लेवल्स ऑफ लाइफ के होते हैं, तो वो लेके आता है। बट पर्पल स्टबर्ननेस लेके आता है, अकड़ूपन लेके आता है। आप उस मोमेंट में क्या फील कर रहे हैं और आप उस कलर को क्यों पिक कर रहे हैं, उसका सिग्निफिकेंस मैटर करता है, ना कि टोटलिटी में कलर्स। सो मुझे रेड और ब्लू अच्छा लग रहा है उस समय, तो कहीं ना कहीं शायद मुझे एंगर भी चाहिए, लेकिन कामनेस भी चाहिए, क्योंकि ब्लू ट्रैंक्विलिटी का कलर है, राइट? तो उस समय में कौन से कलर्स, जैसे सपोज ये मंडला है, इसमें अगर आप देखें तो ब्लू का टिंच ज्यादा है। सो जब इस कलर मंडला के बारे में मैं कुछ बताना चाहूंगी, ये मंडला मेरे लिए बहुत स्पेशल है, इसलिए मेरी बुक का कवर पेज पे है। माई सिस्टर पास्ड अवे ड्यू टू कैंसर, और जब मैंने मंडला करना शुरू किया था, तो शी वॉज द वन कि जो तुम बनाओगी तो तुम्हारा पहला मंडला मैं खुद परचेज करूँगी। तो जब मैंने ये मंडला डिज़ाइन किया था, तो मैंने उसकी मेमोरी में किया था। शी वाज़ माई एल्डर सिस्टर, 14 ईयर्स एल्डर टू मी। तो दिस वाज़ माई फर्स्ट मंडला एज़ अ प्रोफेशनल मंडला दैट आई हैड डिज़ाइन्ड परचेज़ या सेल के लिए। लेकिन ये इतना स्पेशल है क्योंकि जब भी मैंने जो भी स्ट्रोक्स इसमें करे या कलर्स यूज़ करे, मैंने उसकी रिमेम्बरेंस में करे। उनकी थॉट प्रोसेस में करे कि उसको क्या अच्छा लगता था, मेरी बॉन्डिंग क्या थी, व्हाट वी यूज्ड टू लाइक, क्या मतलब कि जब मैं ये मंडला कर रही थी तो मेरे सारे इमोशंस मेरी सिस्टर से कनेक्टेड थे। तो जितने भी कलर्स इसमें आपको दिख रहे हैं, विच आई एनालाइज लेटर, मैंने उस समय तो नहीं किया, लेकिन जब मैंने बाद में इसमें रिफ्लेक्ट किया तो मुझे लगा कि हाँ, काफ़ी ब्लू है, काफ़ी येलो है, और मैंने इसको नाम दिया था रेनबो मंडला। तो इसमें 7 कलर्स ऑफ रेनबो मैंने यूज़ करे थे, बिकॉज शी वॉज अ वेरी लाइवली बबली पर्सन और लाइफ को जीती थी वो। तो वो एस्पेक्ट्स मैंने सारे इस मंडला में देखे बाद में, और थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस भी देखी, बिकॉज शी हैड लिव्ड दैट लिटिल कॉम्प्लिकेटेड बट वेरी फ्यूरियस लाइफ। तो मुझे वो सारे एस्पेक्ट्स इस मंडला में बाद में जब मैंने रिफ्लेक्ट किया इस पे, तो काफ़ी कुछ मुझे वो प्रोमिनेंस नज़र आई। तो उस मोमेंट में आप क्या फील करते हैं और उस कलर का उस मोमेंट में क्या सिग्निफिकेंस है, वो आपकी क्रिएशंस में नज़र आता है। आप बहुत ही डार्क कलर्स ले लीजिए, लोग कहते हैं कि ब्लैक बड़ा हॉरर कलर है, और मनूस रंग है, जो हिंदी में हम कहते हैं कि ब्लैक पे ज़्यादा जोर मत दो, शनि का रंग है। बट ऐसा नहीं है, ब्लैक बहुत ही मिस्टेक कलर है। आप ब्लैक को किसी के साथ भी यूज़ करिए, आपके सारे कलर्स इनहेंस हो जाएंगे। कैटलिस्ट बोलते हैं उसको हम। जी किसी भी हाँ, आपने चीज़ भी को ब्लैक के साथ ही पहना हुआ है तो ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। एग्जैक्टली, तो हर रंग को इतना बाहर हम के लाता है। डेरोगेटरी नहीं यूज करते हैं, वैसे नहीं यूज करते। हर रंग का एक अपना पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चलते हैं, लेकिन उस मोमेंट पे मेरे लिए वो रंग रंग कितना इम्पोर्टेंट है वो डिपेंड करता है। इसी को हम एनालिसिस भी कहते हैं। जो लोग आपके इंट्यूटिव मंडलास को एनालाइज करते हैं, तो वो इसी बेसिस पे करते हैं मोस्टली, कि शेप्स आपने शेप्स की बात करी। अब ट्राइंगल है, ट्राइंगल इन्वर्टेड है या अपवर्ड्स है, उसमें एनर्जीज होती हैं जिसको हम मेल या फीमेल एनर्जी कहते हैं। अगर वो अपवर्ड बेंट है तो वो मेल एनर्जी है, डाउनवर्ड बेंट है तो वो फीमेल एनर्जी है। जब तो ट्राइंगल्स मर्ज होते हैं तो वो मेल और फीमेल का अमेलगमेशन एनर्जी वैसा होता है। और स्क्वायर है तो स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स हैं।
अब कितना सिग्निफिकेंस है कि हमारे 4 नोबल ट्रुथ्स होते हैं, 4 सीजन्स होते हैं। सो हर चीज़, हर नंबर का एक सिग्निफिकेंस है। क्यों मेरे मंडला में 1 की झलक बहुत ज़्यादा आती है? क्योंकि 1 नंबर अपने आप में ही बहुत प्रोमिनेंट है, जिसे कहते हैं ना सेल्फ सफिशिएंट है, अपने में ही पूरा है। तो आप देखेंगे अगर मेरे मंडलास में बहुत जगह मुझे 1 का रिफ्लेक्शन मिलेगा, तो मैं कहूँगी कि हाँ, इट इज़ अ वेरी इंडिपेंडेंट पर्सन, अपने काम खुद करना जानता है, किसी की हेल्प शायद नहीं लेगा। 8 बहुत आते हैं, इन्फिनिटी Infinity. नंबर्स आप मंडलास में बहुत देखेंगे। हम्म सो 8 अगेन इज़ अ नंबर ऑफ कॉज एंड इफेक्ट्स, जिसको हम कहते हैं ना कि एक्शन, कर्मा। तो 8 इज़ अ कर्मा नंबर प्योरली। तो ऐसे जब नंबर्स इंट्यूटिवली रिफ्लेक्ट होते हैं, नंबर 5 का बहुत होता है, बहुत ही सीरीन नंबर होता है। तो अगर वो मेरे मंडला में कहीं पे झलक में अपने आप दिख रहा है, तो आई कैन गॉज द पर्सनालिटी, लेकिन 100% नहीं, क्योंकि मैंने अगेन वही मैं बात एम्फोसाइज कर रही हूँ कि मैं उस मोमेंट में जी रही हूँ। हर बंदे में कुछ पॉजिटिव नेगेटिव होता है, राइट? इस मोमेंट में शायद मैं नेगेटिव हूँ, लेकिन मैं शायद एक इंडिविजुअली नेगेटिव बंदा नहीं हूँ। इट्स मे बी बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टांसेस, इट्स मे बी बिकॉज ऑफ द सिचुएशन, कुछ ऐसी चीज़ हो गई है जिसकी वजह से मैं तो ये चीज़ें मंडला मेकिंग में भी बहुत काम करती हैं। सिंबल्स अपने आप आते हैं, जैसे एक लॉयन का सिंबल है। अभी मैंने एक फ्रेंड की गैलरी विजिट करी थी, उसका एग्जीबिशन था। शी लव्स मेकिंग लॉयंस। सो आई आस्क्ड हर, मैंने कहा क्यों इतने लॉयन के बना रही हो तुम, बट शी इज़ फैसिनेटेड। तो अगर मैं उस फिगरेटिव चीज़ पे जाऊँ और उसने अगर उसको एक फिगर मंडला के फॉर्म में बनाया है, देन आई कैन से दैट शी हैज़ स्ट्रेंथ्स ऑफ दैट एनिमल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ, देन आई विल टेक दैट। बट उस मोमेंट में उसने क्या लिया है, क्या अब्जॉर्ब किया है, दैट इज़ डिफरेंट। जी। शिप्रा जी, आपकी बुक में एक मेंशन आता है 10 वर्ल्ड्स का, तो ये 10 जहान क्या है? Yeah, actually this concept is based on Nichiren Daishonin's Buddhism, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं 23 years से इस कॉन्सेप्ट में हूँ, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है उनका, बहुत ही लॉजिकल कॉन्सेप्ट है, और ये मंडला में भी कहीं ना कहीं सिंक होता है। दैट्स व्हाई आई हैव मेंशन्ड इट इन द बुक। अब 10 वर्ल्ड्स क्या है कि हम हर मोमेंट में 10 वर्ल्ड होते हैं। अब वो 10 वर्ल्ड होते हैं, हेल से शुरू होता है। हेल, हंगर, एनिमैलिटी, पीस, ट्रैंक्विलिटी। फिर थोड़े हायर वर्ल्ड्स में हम जाते हैं तो लर्निंग, रियलाइजेशन, सीकिंग वर्ल्ड, इनलाइटनमेंट, बड़े बड़े वर्ड्स हैं। लेकिन हम ये 10 वर्ल्ड हर एक मोमेंट में जीते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा कि अभी हम बहुत खुश हैं, हमारी जैसे कुछ चाहिए होता है हमें, शॉपिंग के लिए गए, बहुत अच्छे से शॉपिंग करा, बहुत खुश हो गए, राइट? अगले ही मोमेंट कुछ ऐसा होता है कि शायद हमारी निकलते निकलते हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया, और सडनली वो हैप्पीनेस जो है वो हेल में बदल जाती है, राइट? अच्छा खासा मूड खराब हो जाता है। तो हर मोमेंट टू मोमेंट हम ऑसिलेट करते हैं, हम घूमते रहते हैं और वापस उस मोमेंट में आते हैं। मंडला में भी यही होता है, रिलीज ऑफ इमोशंस है। कलर्स जैसे अभी हमने बात करी है, तो किसी मोमेंट पे मैं बहुत खुश हूँ, किसी मोमेंट पे मैं बहुत उदास हूँ, और किसी मोमेंट पे मुझे क्लैरिटी ही नहीं है। किसी मोमेंट में ग्रीड बहुत है। अब ग्रीड हर किसी ज़रूरी नहीं है कि पैसे की हो, फेम की हो सकती है, किसी के लव की हो सकती है, अटेंशन की हो सकती है, फोकस की हो सकती है। तो वो सब कुछ मेरे मंडला में चलता रहता है। दैट्स वाई वो सर्कल का मतलब ही ये होता है कि आप कॉन्शियसली उस रेल्म में घूम रहे हैं और उस मोमेंट में घूम रहे हैं। तो गुड, बैड, लाइट, डार्क, एवरी मोमेंट, उस मोमेंट में ही अच्छा भी है और उस मोमेंट में ही बुरा भी है, उस मोमेंट में ही ईवल भी है और उस मोमेंट में ही इनलाइटनमेंट भी है। आप चूज क्या कर रहे हैं, दैट कॉन्शियस एफर्ट। तो जब हम जितना किसी आर्ट को प्रैक्टिस करते हैं, किसी थेरोपेटिक आर्ट को प्रैक्टिस करते हैं, तो हम लोअर वर्ल्ड्स में से हटकर हायर वर्ल्ड्स को परसीव करना शुरू करते हैं कॉन्शियसली, जो कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड के साथ वर्क करता है, राइट? हम कुछ चीज़ें इंटेंशनली करते हैं, कुछ डेलिबरेटली करते हैं, कुछ अनकॉन्शियसली करते जाते हैं। तो जब हम किसी आर्ट को या मंडला को स्पेशली प्रैक्टिस करते हैं, तो उसका सेंस यही होता है कि अभी आप शुरू करिए, लेकिन कुछ टाइम बाद जब वो इमोशंस का वेंट आउट हो जाता है, रिलीज हो जाता है, तो आप इजी फील करना शुरू करते हैं। तो आप वो नेगेटिव सेल्फ से बाहर आके पॉजिटिविटी में घूमते हैं। मे बी वो फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड के लिए ही होगा, मे बी वो 5-10 मिनट के लिए ही होगा, लेकिन आप कॉन्शियसली उस रेल्म को चूज करना शुरू करेंगे। तो वो 5 मिनट से लेके 10 मिनट से लेके वो 15 मिनट, 20 मिनट, कितना टाइम आप एक्सटेंड करेंगे, दैट इज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर।
तभी हम कहते हैं इस आर्ट को अगर आप शुरू करते हैं तो एटलीस्ट डे का हाफ एन आवर तो ज़रूर दीजिए, या स्टार्ट विथ 15 मिनट्स। 15 मिनट्स में यू विल स्टार्ट फीलिंग दैट चेंज, बट नॉट इन वन डे। ऐसा नहीं है कि आपने आज अपना शुरू किया और एक ही दिन में आपको अच्छा लग रहा है और आपने छोड़ दिया। इट्स अ कॉन्स्टेंट प्रोसेस। तो 15 मिनट्स 20 मिनट्स डेली आप उस एक्सरसाइज के साथ बैठिए, कुछ भी बनाइए, सिमेट्रिक बनाइए, असिमेट्रिक बनाइए, फिगरेटिव बनाइए, कुछ भी बनाइए, लेकिन अपने इमोशंस को जाने दीजिए, रिलीज होने दीजिए, होल्ड करके मत रखिए। इफ़ यू फील काम देन प्रोसीड, क्योंकि बहुत बारी ऐसा भी होता है कि हम रेजिस्ट करते हैं, हमारी बॉडी रेजिस्ट करती है, हम नहीं करना चाहते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि उस टाइम पे आपको मंडला करना है, आप उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि आप अपने इमोशंस को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। तो उस समय बेटर यही होता है कि डोंट डू इट एट अ टाइम जब आपको लगे कि हाँ नाउ यू कैन सिट। बहुत बारी होता है कि यू स्टार्ट डूइंग मंडला, हाफ वे आप करना ही नहीं चाहते हैं, आपकी बॉडी रेजिस्ट करती है, आपका माइंड रेजिस्ट करता है, क्योंकि आपके अंदर इमोशनल ब्लॉकेज इतना है कि आप उसे रिलीज ही नहीं कर पा रहे हैं। तो उस केस में ऐसा होता है कि ट्राई समथिंग डिफरेंट, एक्सरसाइज ट्राई कीजिए, योगा ट्राई कीजिए, देयर आर सो मेनी डिफरेंट वेज टू रिलीज एनर्जीज, राइट? ट्राई दोस, बट डोंट ट्राई मंडला। सो वो पॉजिटिव की जगह वो आपको उल्टा नेगेटिव इफेक्ट देगा। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, दैट्स वाई वी से किसी भी चीज़ को करने से पहले सोचिए आप कर क्यों रहे हैं, क्या वो आपकी कॉलिंग है। एक बारी करिए और फिर जानिए कि आपको अच्छा लगा या नहीं लगा, और अगर लगा तो उसको कंटिन्यू करिए, देन डोंट लीव इट, क्योंकि बेनिफिट्स कंसिस्टेंसी से आते हैं। एटलीस्ट आप 30 डेज का चैलेंज अपने आप को दीजिए, एटलीस्ट 15 मिनट्स 30 मिनट्स अ डे फॉर 30 डेज। गिव दैट चैलेंज टू योर सेल्फ एंड देन सी वेदर दिस थिंग वर्क्स फॉर यू। और अगर आपको लगता है कि यू कैन मेक अ करियर आउट ऑफ इट लाइक मी, then go ahead, nobody is stopping you. It's a very good, जिसे हम कहते हैं ना, एक टेम्पररी एक परमानेंट जॉब के साथ एक टेम्पररी करियर के साथ भी आप इसको प्रोसीड कर सकते हैं, नॉट एज अ फुल फ्लेजेड करियर, बट देन यू कैन टेक इट अलॉन्ग विद योर कोई भी मेजर आपका जो प्रोफेशन है। जी, ये शिप्रा जी ये बताएं कि अ, जैसे इज देयर अ गुड मार्केट आल्सो फॉर दीज मंडलास? Yes, there is a good market, but fortunately or unfortunately, that's not in India right now. आप चाइना, थाईलैंड, तिब्बत, इन जगहों पे आप जाएंगे तो आपको काफ़ी अच्छा मार्केट इनका मिलेगा। इनफैक्ट इंटरनेशनली पीपल आर रिकग्नाइजिंग मंडला इन अ वेरी गुड वे। मतलब कि अभी जितने भी मेरी एग्जिबिट्स हुए हैं, दुबई में हुआ है, लंदन में हुआ है, पीपल आर वेरी सीकिंग, उनको बहुत कुछ जानना है। तो वो इन कॉन्सेप्ट से, जैसे मेरी जो आर्ट है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड होती है, लाइक ऐसे बुद्धिज़्म से ज़्यादा रिलेटेड है, तो मेरी कॉन्सेप्ट बेस्ड आर्ट में जैसे 10 वर्ल्ड्स का भी मैंने एक बनाया था, नहीं तो मेरे 5 एलिमेंट्स में बहुत मेरी आर्ट निकल के आती है, जिसमें वो एयर, अर्थ, वाटर, ये वाले एलिमेंट्स निकल के आते हैं। तो लोग बहुत ही दे आर वेरी क्यूरियस, उनको जानना है कि क्या कॉन्सेप्ट्स हैं। तो ये अब्रॉड ज़्यादा दिखेगा आपको, क्योंकि मे बी शायद इंडिया में ये है इसलिए लोग इतने इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, लेकिन बाहर तो डेफिनेटली पीपल आर वेरी सीकिंग एंड दे लव इट। तो ये अभी हमारी बात हो रही थी, तो आप इमोशंस के बारे में बात कर रहे थे कि आपकी इमोशंस इतनी ज़्यादा होती हैं, आप उसको रिलीज़ नहीं करते, देन यू शुड स्टॉप। तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई मंडला बनाते बनाते आपका इमोशनल आउटबर्स्ट हो गया हो, इन द फॉर्म ऑफ टीयर्स, इन द फॉर्म ऑफ एंगर? बहुत बारी ये क्राइंग तो मेरे लिए शायद एक नॉर्मल सा चीज़ है कि व्हेन आई एम लाइक यू से इमोशनल आउटबर्स्ट, तो काफ़ी बारी होता है जब आप हैंडल नहीं कर पाते। देयर सो मेनी थिंग्स टू हैंडल इन अ डे ना। एक फीमेल होके आपको पता है कि आपको घर भी मैनेज करना है, बच्चे भी करने हैं, करियर भी करना है, आपको ऑर्डर्स आते हैं तो वो भी आपको करने हैं, और आपको हर जगह परफेक्ट दिखना भी है, बनना भी है, होना भी है। तो इमोशनल आउटबर्स्ट आने बहुत कैजुअल हैं, बट उनको रिलीज़ हो जाना चाहिए। आप किसी भी गाने को सुनिए अपने, जैसे हम एडवाइस करते हैं कि जब आप मंडला करें तो एक सेंटेड कैंडल या फिर कोई भी फ्रेग्रेंस उसके साथ लाइट अप करिए और सॉफ्ट सा म्यूज़िक बजाइए। बहुत ही कामिंग म्यूज़िक आजकल आते हैं, नॉट द अपबीट वंस, Yeah. बट बहुत ही कामिंग म्यूज़िक अवेलेबल हैं, तो उनको साथ में लगाइए एंड देन सिट, क्रिएट एन ऑरा, इट विल हेल्प यू। अब उस ऑरा में अगर उस म्यूजिक से आपके आंसू नहीं रुक रहे हैं तो मत रोकिए, लेट इट फ्लो, दिस इज व्हाट वी वांट।
दिस इज हाउ यू विल रिलीज इमोशंस एंड देन व्हेन यू कीप डूइंग इट तो आपकी चीज़ बहुत बारी होता है कि मैं मंडला बनाती हूँ और एक जगह पे जाके अटक जाती हूँ, मेरा उसके आगे जाने का मन नहीं करता है। बट देन शायद 2-3 दिन बाद मैं उसको फिर से देखती हूँ कि अपने सामने ही रखती हूँ उस चीज़ को कि देखती रहूँ। जब मन दोबारा करता है देन आई कम बैक टू इट। ज़रूरी नहीं है कि क्रिएटिव वे में बहुत बारी होता है कि जब आपको लगे कि हाँ 1 घंटे में आपके एरर्स काफ़ी बढ़ने लगे हैं, 10 से 12 एरर होने लग गए हैं किसी चीज़ में, तब रोक दीजिए क्योंकि आपकी बॉडी, माइंड और सोल अभी सिंक में नहीं है। सो तो बहुत जब हम करते हैं चीज़ तो हमें बहुत कुछ एनालिसिस होता है कि नाउ दिस इज़ द टाइम टू स्टॉप। Maybe you don't want to stop, but this is the time to stop. Give yourself a break. Give yourself a rest. Your body also needs it. तो वो सारे सिम्टम्स और वो आपको दिखते हैं अगर आप कैच करना चाहें तो। जी। तो शिप्रा जी, ये हम मंडला आर्ट के बारे में तो हमने काफ़ी बात कर ली, लेकिन हमने बात नहीं करी मटेरियल के बारे में कि क्या हम सिर्फ पेपर पेन पे ही मंडला ड्रॉ कर सकते हैं? मतलब व्हाट आर द बेस मटेरियल्स एंड क्या क्या आप इनोवेशन क्या क्या कर सकते हैं इसमें या नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। बेसिक मंडला के लिए जिसको हम पेन मंडला बोलते हैं, यू जस्ट नीड अ पेपर एंड अ पेन। बहुत ही सिमेट्रिक बनाना है तो एक टूल आता है प्रो सर्कल जो आपका काम आजकल बहुत आसान कर देता है। पहले हमें 1-1 सेंटीमीटर मेजर करके उसको बनाना पड़ता था ग्रिड्स को। अब क्योंकि वो सर्कल बने बनाए आते हैं तो आपका काफ़ी टाइम ईज़ हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आजकल एमडीएफ वुड पे बहुत मंडला क्रिएशंस हो रही हैं, विच इज़ अ गुड बेस, स्टर्डीनेस भी मिलती है आपको। उसके अलावा आप फैब्रिक पे बहुत अच्छा मंडला पेंट कर सकते हैं, आप क्रोशिया बहुत अच्छा सा कर सकते हैं मंडला के साथ। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला है कि पेपर क्विलिंग बहुत सुंदर मंडलास निकल के आते हैं। सैंड मंडलास तो हम लोग रंगोली वगैरह क्रिएट करते ही हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन, देखो क्रिएटिविटी का कोई एंड नहीं है, फ्यूजन्स का कोई एंड नहीं है। आप किसी भी मटेरियल को लेके आप मंडला क्रिएट कर सकते हो। आजकल रेजन वर्क बहुत चल रहा है मंडला में, Yes. बहुत इन है। सो क्रिएटिविटी फॉर्म में यू कैन यूज रेजन्स। क्ले के तो बहुत ही सुंदर मंडलास निकल के आते हैं आजकल। मड एंड मिरर वर्क वो काफ़ी पॉपुलर है। ये मड एंड मिरर तो हमने राजस्थानी घरों के हाँ। बाहर भी देखा है जनरली। बिल्कुल देखा है, बट दिस इज फ्यूजन। जब आप किसी चीज़ को सर्कुलर फॉर्म में करेंगे और पैटर्न्स के फॉर्म में करेंगे तो वो कहीं ना कहीं तो फ्यूजन क्रिएट रिफ्लेक्ट होगा ही होगा। है। हाँ जी। तो क्ले में अगर आप प्योर टेराकोटा से बनाते हैं तो वो राजस्थानी टच आ जाता है। आजकल आप वो प्ले डो वाले मटेरियल से बनाते हैं तो इट्स मोर लाइक क्रिएटिव पीस दैट यू आर क्रिएटिंग। राइट। अब कलर्स हैं, आप कॉफ़ी, आजकल कॉफ़ी एंड टर्मरिक नेचुरल कलर्स जो होते हैं उनसे जो मंडलास क्रिएट होते हैं वो बहुत ही सुंदर होते हैं, बहुत ही। बट हाँ, हर मंडला का अपना एक एसेंस है, अपना सिग्निफिकेंस है। सो मटेरियल्स यू कैन यूज़ एनी। सपोज जैसे टूल्स आते हैं मार्केट में, ज़रूरी नहीं है आपको वो मंडला टूल्स ही बाय करने हैं। आप अपने घर में पेंसिल्स होती हैं, पॉइंटेड स्टिक्स होती हैं, मैथ स्टिक होती हैं, यू कैन मेक यूज़ ऑफ एनीथिंग टू क्रिएट अ डॉट। आपको ज़रूरी नहीं है कि इतने एक्सपेंसिव मटेरियल्स परचेज करने हैं। आप घर में से भी ढूंढ ढांड के वो पॉइंट्स, क्योंकि उसमें साइज मैटर करता है, सो यू कैन यूज़ डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम योर किचन to create a great masterpiece. You can make your own natural colors to create a masterpiece. तो you don't even have to buy very expensive products. आप घर के मटेरियल से भी बहुत कुछ कर सकते हैं। जी। तो शिप्रा जी, आपकी टाइटल में है अटेनिंग एब्सोल्यूट हैप्पीनेस थ्रू मंडला माइंडफुलनेस। इज इट पॉसिबल टू अटेन एब्सोल्यूट हैप्पीनेस थ्रू मंडलास? आई थिंक वोटेवर अभी तक जितनी भी हमने बात करी है वो हमने हैप्पीनेस से ही करी है। मैं क्यों कर रही हूँ कि कोई भी आर्ट फॉर्म क्यों कर रही हूँ, क्योंकि आई वांट हैप्पीनेस, राइट। ओके। एब्सोल्यूट हैप्पीनेस इज अ डिफरेंट टर्म, क्योंकि जनरली लाइफ में हम क्या होते हैं, हम रिलेटिव हैप्पीनेस के पीछे भागते हैं। मुझे अच्छा घर मिल जाए तो मैं हैप्पी हो जाऊंगी, मुझे बहुत बड़ी गाड़ी मिल जाए तो मैं हैप्पी हो जाऊंगी, जॉब अच्छी मिल जाए, मेरे बच्चे सेटल हो जाएं तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। बट दिस इज रिलेटिव, क्योंकि मेरी हैप्पीनेस किसी ना किसी चीज़ पे बेस्ड है, डिपेंडेंट है। एब्सोल्यूट हैप्पीनेस है कि अगर आपकी लाइफ में स्ट्रगल्स भी हैं, आपकी लाइफ में हार्डशिप्स भी हैं और आपको इनमें से कोई चीज़ फिलहाल नहीं मिल रही है, तब भी आप उतने ही जॉयफुल हैं, राइट, उतने ही खुश हैं। देन इट बिकम्स एन एब्सोल्यूट, क्योंकि आपकी हैप्पीनेस किसी भी चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं है। जब मैं आर्ट करती हूँ तो आई एम एक्सपीरियंसिंग, मैं उस जॉय को एक्सपीरियंस करती हूँ,
उस मोमेंट को एक्सपीरियंस करती हूँ। आई एम फुल ऑफ एनर्जी, आई एम फुल ऑफ वाइब्रेंसी, आई एम फुल ऑफ हैप्पीनेस, क्योंकि वो मोमेंट मुझे उतनी हैप्पीनेस दे रहा है। और जब मैं अपने सारे इमोशंस को रिलीज कर रही हूँ तो मैं माइंडफुली कर रही हूँ। आई एम इन दैट मोमेंट। व्हाट मैटर्स इज कि मैं उस मोमेंट में हूँ या नहीं हूँ। अगर मैं उस मोमेंट में हूँ और खुश हूँ तो मैं एब्सोल्यूट हैप्पीनेस गेन कर रही हूँ। फिर मेरे आजू बाजू जो भी हो रहा है उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, राइट? मेरा बच्चा चीख रहा है, चिल्ला रहा है, लेकिन मैं तब भी खुश हूँ। सो दीज थिंग्स मैटर कि आपका इन्वायरमेंट शायद कंड्यूसिव नहीं है, लेकिन क्या आप फिर भी उतनी एनर्जी में हैं या नहीं। अगर आप हैं और ये आर्ट फॉर्म आपको वो हैप्पीनेस दे रहा है तो डेफिनेटली यू आर इन एब्सोल्यूट हैप्पीनेस थ्रू माइंडफुलनेस। जी, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो शिप्रा जी, आपसे हमने बहुत डिटेल में मंडलास के बारे में जाना, कई एस्पेक्ट्स के बारे में जाना। जाते जाते हम चाहेंगे आप हमारे व्यूअर्स को कुछ बुक्स रेकमेंड करें जिन्होंने आपके आर्ट फॉर्म को आगे बढ़ाया या जिन्होंने आपकी लाइफ को बिल्कुल परिवर्तित कर दिया। आई थिंक एक बुक जो मैंने अभी मेंशन करी है, रेड बुक बाय कार्ल युंग, वो ज़रूर लें। और मंडलास पे अभी इंडिया में इतना काम नहीं हुआ है, तो आप फिशर्स की बुक ले सकते हैं। तो बेसिकली दे आर लिटिल एक्सपेंसिव क्योंकि फॉरेन ऑथर्स की बुक है, लेकिन आप किंडल में उनको पढ़ सकते हैं एट अ रिड्यूस कॉस्ट। तो दीज बुक्स आई विल डेफिनेटली रिकमेंड। और मार्केट में बहुत सारी कलरिंग बुक्स हैं मंडलास की। तो अगर आप बना नहीं सकते ना तो कलर लाइफ टाइम में एक बारी ज़रूर करिएगा, टू गेट दैट इंट्रिकेसी कि इतना डीप कलरिंग कैसे होती है, और वो भी आपको उतना ही सेटिस्फैक्शन देगी। ज़रूरी नहीं है कि आप मंडला बनाएं, लेकिन अगर आप बना नहीं सकते हैं तो कोई भी कलरिंग बुक लीजिए और एक मंडला एटलीस्ट कोशिश करिए कि आप उसे पूरा कलर कर पाएं, और फिर देखिए कि व्हाट डिफरेंस यू फील, क्योंकि वो भी मंडला का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और वो कलरिंग बुक्स आपको काफ़ी मिल जाएंगी अमेज़ॉन पे। सो नो हार्ड एंड फास्ट रिकमेंडेशंस फॉर दैट। सो चूज़ वट एवर यू वांट। आपको एनिमल्स की अच्छी लगती है तो आप एनिमल्स स्पेसिफिक लीजिए, आपको फ्लोरल अच्छी लगती हैं तो आप फ्लोरल लीजिए, उस पर भी स्पेसिफिक बुक्स हैं। अगर आपको नंबर्स अच्छे लगते हैं तो उन पर भी बुक्स हैं, और जनरल तो काफ़ी बुक्स अवेलेबल हैं अमेज़ॉन पे। वेबसाइट्स बहुत हैं आजकल, तो AI का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स मिल जाएंगे। मंडू करके एक सॉफ्टवेयर है, आप उसको ट्राई कर सकते हैं। सो यू कैन क्रिएट डिजिटल मंडलाज ऑल्सो, विच मेक्स वर्क वेरी इजी। और उसमें आप पैटर्न्स अपने क्रिएट करिए और ऑर्डर सेक्शन अपने आप बन जाते हैं। तो वो भी एक बहुत फन एक्टिविटी है जो काफ़ी लोग ट्राई कर सकते हैं जो टेक savvy हों। तो वेबसाइट्स फ्रीली अवेलेबल हैं, कुछ तो पेड हैं, कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो आप वो सब कुछ ट्राई, वो सारी मेंशन्ड है इस बुक में। सो यू कैन गो थ्रू इट। काफ़ी सारी वेबसाइट्स और बुक्स और वो सब मेंशन्ड हैं बुक में। सो आई विल रिकमेंड इफ़ यू कैन बाय इट एंड सी। या जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद शिप्रा जी हमारे साथ जुड़ने का। धन्यवाद सो मच काव्या जी। तो ये थी हमारी बातचीत डॉक्टर शिप्रा भाटिया जी के साथ। हमने जाना मंडलास में कलर्स, शेप्स, फिगर्स का सिग्निफिकेंस क्या होता है। साथ ही हमने जाना एब्सोल्यूट हैप्पीनेस क्या होती है, इसे कैसे पाया जा सकता है। अगर आप ये एपिसोड टीवी पर देख रहे हैं तो हमें YouTube पर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमें फॉलो अवश्य करें। धन्यवाद।